हेलो गाइज, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं हरिओम सर आपका एक बार और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप तैयारी करते हैं तो एक टॉपिक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धन विधेयक और समान विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक में बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। जो छात्र होते हैं एक बार पढ़ते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि आप धन विधेयक और समान विधेयक और धन विधेयक एवं वित्त विधेयक के बारे में आपका कन्फ्यूजन दूर हो। और यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस से अगर क्वेश्चन बनता है, यानी संविधान से क्वेश्चन बनता है, तो ज़रूर एक नंबर क्वेश्चन आपको बन जाता है। इसके अनुच्छेद भी और कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए हम देखते हैं वीडियो को। देखिए, धन विधेयक और समान विधेयक, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नियम कानून बनता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा की व्यवस्था अनुच्छेद 81 में की गई है और राज्यसभा की व्यवस्था अनुच्छेद 80 में की गई है। यानी राज्यसभा की व्यवस्था अनुच्छेद 80 में की गई है और लोकसभा की व्यवस्था अनुच्छेद 81 में की गई है, और अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है। तो मेरा यहाँ टॉपिक है धन विधेयक और समान विधेयक। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है, यानी धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछता कि धन विधेयक की प्रक्रिया किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 109 में। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन बनता है। पूछ सकता है कि धन विधेयक की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो 109 में, और धन विधेयक की परिभाषा 110 में। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम इसके आगे। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा में। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात का कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा। चलिए हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा और परिचर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे धन विधेयक और समान विधेयक को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो नोट डाउन जिसको करना है नोट डाउन करें, नहीं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पढ़ता तो सबको यह पढ़ता है फिर भूल जाता है, लेकिन हमें ऐसे पढ़ना है कि पढ़ने के साथ साथ याद रहे। ठीक है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा धन विधेयक को केवल क्या एक प्रकार से कह सकते हैं कि अनुमोदित करना रहता है, उनको अपनी स्वीकृति देना रहता है, क्योंकि उसमें वो न अपना विचार न अपनी पुनर्विचार को सौंप सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसके लिए लोकसभा को शक्तियां दी गई है कि धन विधेयक में जो भी स्पेशल हैं वो धन विधेयक ही उसके बारे में कोई भी निर्णय लेता है, और इसकी कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसके लिए लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है उस पर अपना पहले ही नोटिस कर देता है कि ये धन विधेयक है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, समान विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। जो समान विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं बताया हूँ अभी कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए। और समान विधेयक के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अत्यंतिक अधिकार प्रदान किया गया। मैं अभी आपको बताया कि लोकसभा को स्पेशल शक्तियां दी गई हैं धन विधेयक के बारे में, तो इतना आपको ध्यान रखेंगे। यानी धन विधेयक के बारे में लोकसभा को एक अत्यंतिक शक्ति दी गई है, अधिकार दिया गया। और समान विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। समान विधेयक, देखिए विधेयक 3 प्रकार का होता है। एक धन विधेयक होता है, एक समान विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है, एक और है चौथा जिसे कह सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तो अभी हम चर्चा परिचर्चा उसका भी करेंगे। पहले हम इस बात को यहाँ पे समझते हैं। एक बार में सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ा जा सकता है। इसे राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती। मैं अभी बताया हूँ कि राज्यसभा जो है लोकसभा के द्वारा जो भी धन विधेयक पास किया जाता है उसमें राज्यसभा न कोई संशोधित कर सकता है न कोई अस्वीकृति दे कर सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और जो समान विधेयक होता है, जो ये आपका समान विधेयक है, इसे कहा कि इस संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति
की स्वीकृति के लिए जाता है। और साथ में साथ ये राज्यसभा यानी समान विधेयक को राज्यसभा संशोधित भी कर सकती है और उसमें अस्वीकृति भी कर सकती है, लेकिन धन विधेयक में ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा, धन विधेयक की बात है, इसे संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति वहाँ पे बाध्य होता है, तुरंत सिग्नेचर कर देता है। क्यों? क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या होता है, धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। और समान विधेयक में जब दोनों सदनों द्वारा यानी राज्यसभा द्वारा और लोकसभा द्वारा जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो अपना उस पर स्वीकृति का मोहर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि धन विधेयक में कोई भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संयुक्त अधिवेशन होता है तो राष्ट्रपति, आपको पता है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन लोकसभा में ऐसी कोई व्यवस्था, लोकसभा का यानी धन विधेयक के संबंध में। ठीक है, सॉरी दोस्तों, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए धन विधेयक में तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन समान विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद, यानी अगर समान कोई विधेयक है, अगर उसमें कोई मतभेद की स्थिति आ जाती है लोकसभा और राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, अनुच्छेद 111 कह रहा है। कोई भी धन विधेयक हो अगर लोकसभा में प्रस्तुत किया जा चुका हो तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं बताया हूँ कि पूर्व अनुमति थी, उसके पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और साधारण विधेयक में क्या है कि अनुच्छेद 111 के अनुसार समान विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन अगर फिर एक बार समस्त बहुमत के द्वारा अगर उसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो अनुच्छेद 111 के अनुसार ही उस पर अपना सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है राष्ट्रपति। इसे हम पढ़ेंगे स्पेशल, लेकिन अभी आप यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि धन विधेयक और समान विधेयक में अंतर क्या है। ठीक है, तो धन विधेयक में पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता है और साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। और साधारण विधेयक क्या है, एक होते हैं ना सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य। तो समान विधेयक को कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साधारण विधेयक दूसरे सदन में भेजने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए लोकसभा को धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और केवल सरकारी मंत्री के द्वारा यानी सरकारी सदस्य के द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही यानी मंत्री के माध्यम से ही सरकार अपना जो धन विधेयक होता है प्रस्तुत कराता है। लेकिन जो साधारण विधेयक होता है वो संसद के लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भी, लेकिन धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और साधारण विधेयक रहेगा तो संसद के किसी भी सदन में प्रसारित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व लोकसभा, मैं पहले ही बात बता चुका हूं कि लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण देना पड़ता है कि यह धन विधेयक है। यानी जब धन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में भेजता है तो उसके पहले ही वो प्रमाण लगा देता है कि यह धन विधेयक है। इस पर राज्यसभा उस पर कोई भी अपना संशोधित या उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। अधिक से अधिक क्या कर सकता है धन विधेयक पे राज्यसभा? केवल 14 दिन तक अपने पास रोक लेगा।
अगर रोक लिया तो उसके बाद धन विधेयक को 14 दिन के बाद अपने आप राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। रोक सकता है केवल, लेकिन 14 दिन बाद क्या क्या हो सकता है, उसे पारित समझा जाता है। इसलिए वो कभी भी ऐसा स्थिति नहीं आता है कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रोके। और जो साधारण विधेयक होता है वो राज्यसभा अपने पास कम से कम 6 महीने, यानी अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है। और 6 महीने तक किसी साधारण विधेयक पर अगर राज्यसभा अपनी विचार नहीं देती है तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। ठीक है, देखिए साधारण विधेयक दूसरे सदन द्वारा 6 महीने तक पारित न किए जाने पर, यही बात है नीचे लिखा हुआ है, 6 महीने तक पारित न किए जाने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर सरकार को त्याग देना पड़ सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, करा अगर साधारण विधेयक है, अगर लोकसभा में अस्वीकृत हो गई तो सरकार को त्याग देना पड़ सकता है। यदि विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया हो, यानी विधेयक सरकारी हो, कोई मंत्री अगर प्रस्तुत कर रहा है उस विधेयक को तो सरकारी हो गया। और जब लोकसभा में जब अस्वीकृत हो जाएगा तो जानते हैं कि सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है, आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में 543 है। और किसी को कन्फ्यूजन होगा कि इस समय लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, तो इस भ्रम से आप लोग निकल जाइए, क्योंकि अब 543 हो गया है। जो एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता था उसे 104वें संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जिसमें से 524 सदस्य आपके राज्यों से चुनकर आते हैं और 19 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेश से। तो अगर आप जोड़ते हैं 524 प्लस 19 तो कितना हो जाएगा, 1933 3 और बताइए 1923 और आपका यहाँ 2 है, 2 बताइए 2 4 और यहाँ 5 उठा देंगे, 543 हो जाएगा। इस प्रकार आज हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। जो एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था लोकसभा में उसे समाप्त कर दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, इसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर सरकार को, भाई जब लोकसभा में धन विधेयक की प्रस्तुत किया जा रहा है और वहाँ पे असफल हो जाता है तो इसे त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है। चलिए इसी के साथ हम एक बार और देख लेते हैं कि जो वित्त विधेयक होता है। अब देखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक में थोड़ा अंतर है, इसे हमें यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि धन विधेयक और वित्त विधेयक ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है छात्रों में। तो मैं यहाँ दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ छोटे से वीडियो में। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया 109 में दी गई है। मैं अभी आपको बताया हूँ कि अगर प्रक्रिया पूछता है तो आप 109 को मानेंगे, और परिभाषा की बात पूछता है कि धन विधेयक सिर्फ क्या है, परिभाषित किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है और धन विधेयक सिर्फ 100 अनुच्छेद यानी सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय, यानी जितने भी विषय हैं 110 में है वही केवल धन विधेयक के बारे में आएंगे। इसके अलावा जो भी है वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, अब वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में है। देखिए ध्यान दीजिए, वित्त विधेयक कैसे पारित होगा, क्या क्या उसके नियम है, अनुच्छेद 117 में है। और धन विधेयक की प्रक्रिया क्या, अनुच्छेद 109 में। ठीक है, धन विधेयक सिर्फ अनुच्छेद 110 में आते हैं, लेकिन वित्त विधेयक के अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय तथा कुछ अन्य विषय भी होते हैं। यानी जो वित्त विधेयक है वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत भी हैं, लेकिन कुछ अलग से भी हैं। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं अभी बोल रहा हूँ कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक भी हैं और अनुच्छेद 110 में मान ली वित्त विधेयक भी हैं। तो आपको यहाँ पे अभी लास्ट में जाते जाते यहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए
इस लाइन को नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है। यहाँ ध्यान दीजिए आप, वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है, यानी है उसका जो कह सकते हैं जो क्या कहा जा सकता है कि जो उसका एरिया एक प्रकार से नहीं कह सकते हैं, धन विधेयक का जो प्रभाव मान सकते हैं वो कहीं ना कहीं वित्त विधेयक से प्रभावशील ज़्यादा है, लेकिन जो उसका क्षेत्र है, एरिया ही कह सकते हैं, जो इसका क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं धन विधेयक से बड़ा है वित्त विधेयक का। अब देखिए लिखा भी है यहाँ पे, वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है, बड़ा होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, प्रत्येक जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। इस बात को आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। धन विधेयक का विषय क्षेत्र, धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है, यानी धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक की अपेक्षा छोटा होता है, सीमित होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, जो प्रत्येक वित्त विधेयक होता है वो धन विधेयक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अब ध्यान में रखिए, यहाँ पे मैं भी बताऊं कि जैसे धन विधेयक पहले भी बता चुका हूं कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो वित्त विधेयक होता है अनुच्छेद 117 के 3 के अधीन वाले वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य वित्त विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। यानी कहने का तात्पर्य है कि 117 के 3 अधीन आने वाले वित्त विधेयक को छोड़कर, यानी कुछ ऐसी तथ्य हैं, ऐसी एक प्रकार से कह सकते हैं कि फील्ड है, क्षेत्र है, कुछ व्यवस्था है कि 117 के 3 के अंतर्गत उसे रखा गया है, और उन वित्त विधेयकों को छोड़कर अन्य जितने भी वित्त विधेयक हैं वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। जो 117 के 3 के अंतर्गत आते हैं वही केवल राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। धन विधेयक राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या रहित लौटा दिया जाता है। यानी धन विधेयक होता है तो राज्यसभा द्वारा, आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि 14 दिन के अंदर सिफारिश करके या बिना सिफारिश के लौटा दिया जाता है, लेकिन वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वित्त विधेयक जो होता है वो दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 117 के 3 के अंतर्गत आने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं। मैं अभी बताया हूँ कि जो 117 के 3 के अंतर्गत हैं केवल उन पर ही राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, केवल 117 के 3 अधीन वाले को, और केवल उन पे ही पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके अलावा जितने वित्त विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? 117 के 3 के अधीन आने वाले वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। केवल आपको कि साधारण विधेयक है उस पर ही संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। धन विधेयक में नहीं बुलाई जा सकती है, वित्त विधेयक में भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और साधारण विधेयक में भी बुलाई जा सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा जा सकता, ये तो आपको पता ही है, लेकिन वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धन विधेयक, समान विधेयक और धन विधेयक और वित्त विधेयक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रह गया होगा। अगर कोई आपके मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न बनता हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका जल्द ही निराकरण करूँगा। तो वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और जितने भी टॉपिक हैं
हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हम इसको डिटेल से मेरा कुछ वीडियो पहले का बना हुआ है और मैं जल्द ही आपको संपूर्ण इतिहास और संपूर्ण संविधान आपके सामने एक एक वीडियो करके हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और अपने क्रम पथ पे लग जाइए और अपने अंदर एक आत्म समर्पण लाइए कि अपने लक्ष्य के प्रति हम दृढ़ संकल्प रहेंगे और जब तक अपनी सफलता को हम प्राप्त न कर लें, हमें कोई भी इस लक्ष्य को पाने के लिए दूर नहीं कर सकता। देखिए, मेरे शब्दों पे और मेरे भाव में, दोनों में एक अपने जहन में ये बात उतार लीजिए। जब तक इस बात को अपने जहन में नहीं उतारेंगे कि हमें किसी भी तरीके से अपनी नौकरी को प्राप्त करना है और इसके लिए हमें सेल्फ स्टडी करना है, आप कितना भी कोचिंग पढ़ लें। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के अपने चैनल का नाम सेल्फ स्टडी रखा। आज बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे कुछ कहना बड़ी बात है। आप धीरे धीरे मेरे वीडियो से जुड़िए, मेरे चैनल से जुड़िए, आपको खुद 1-2 महीने में आपको पता लग जाएगा कि वास्तविकता में पढ़ाई क्या होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।